हेलो, हाय, राधे राधे, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं यशवंत पोद्दार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित मॉडल पेपर 9 लेकर के आए हैं, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत आज हमारा 9वां मॉडल पेपर है, जो आपके लिए सीटेट, रीट, बिहार टेट, यूपी टेट, एमपी टेट ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चन हैं। तो एग्ज़ाम से पहले इनको अवश्य देख करके जाएं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक नैतिक और चारित्रिक विकास को प्रभावित करता है। यानी बालक का जो सामाजिक विकास है, नैतिक विकास है और चारित्रिक विकास है, उसको कौन प्रभावित करता है? संवेग प्रभावित करते हैं, व्यक्ति कार्य प्रभावित करते हैं, विद्यालय प्रभावित करता है या परिवार प्रभावित करता है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं इसका। तो देखिए, बालक का सामाजिक, नैतिक और चारित्रिक विकास है वो संवेगों द्वारा प्रभावित होता है। तो ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की अवस्था में बालक रहता है, यानी जब बालक में संवेग उत्पन्न होते हैं उस अवस्था में बालक कैसा होता है? सामान्य होता है, असामान्य होता है, साधारण होता है या विशिष्ट होता है? तो बताइए, संवेग की जब अवस्था होती है बालक के अंदर तो बालक कैसा रहता है? संवेग की स्थिति में बालक असामान्य रहता है, यानी असामान्य व्यवहार करता है। सामान्य व्यवहार नहीं करता, ना साधारण करता है, ना कोई विशिष्ट व्यवहार करता है, बल्कि असामान्य व्यवहार करता है। तो बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि एक भौतिक विकास है, तो विकास क्या है? यानी वृद्धि कैसा विकास है? भौतिक। व्यक्ति की जो वृद्धि होती है वो भौतिक विकास में आती है। तो विकास क्या है? अगुणात्मक है, गुणात्मक है, अनुशासनात्मक है, उपरोक्त सभी है। वृद्धि एक भौतिक विकास है तो विकास है अगुणात्मक, गुणात्मक और अनुशासनात्मक। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि व्यक्ति का जो विकास होता है वो गुणात्मक भी होता है, अगुणात्मक भी होता है और अनुशासनात्मक भी होता है। चौथा क्वेश्चन है, कक्षा 6 में पढ़ने वाले बालक में शब्द भंडार का संग्रह हो जाता है। यानी कक्षा 6 के बालक में जो शब्द भंडार है, इन कितने शब्दों का उसको ज्ञान होता है, संग्रह हो जाता है, ये बताना है। 1000 शब्दों का विकास हो जाता है, 5000 शब्दों का, 500 शब्दों का या 100 शब्दों का? तो कक्षा 6 में पढ़ने वाला जो बालक है उसमें जो शब्दों की जो क्षमता है वो कितने तक पहुँच जाती है शब्दों के भंडार की दृष्टि से? तो वो हो जाती है 5000 शब्दों का संग्रह। तो बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लगभग 5000 शब्दों का उसको ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी पद्धति किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? यानी किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी जो पद्धतियाँ हैं वो खेल पद्धति हैं। कैसी पद्धतियाँ हैं? खेल पद्धति। तो ये कौन से बच्चों के लिए या किस अवस्था के बच्चों के लिए आवश्यक है, ये बताना है। शैशव अवस्था में प्रयुक्त होती हैं, बाल्यक अवस्था में प्रयुक्त होती हैं, प्रौढ़ अवस्था में प्रयुक्त होती हैं, किशोर अवस्था में प्रयुक्त होती हैं। तो देखिए, खेल जो विधि है, पद्धति अपनाई जाती है बालकों को सिखाने के लिए, वो ना तो किशोर अवस्था में अपनाई जाती है ना प्रौढ़ अवस्था में। अब आपको यहाँ पर देखना है कि शैशव और बाल्या, तो बाल्यावस्था में भी खेल पद्धतियों का इतना प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि कौन सी अवस्था में किया जाता है इसका प्रयोग? शैशव अवस्था में। तो यहाँ पर ये भी आंसर गलत हो जाएगा, सी बी वाला। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? तो वो रहेगा यहाँ पर ए। कौन सा रहेगा? ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट रहेगा, शैशव अवस्था में। छठवां क्वेश्चन आता है, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। यह कथन किसका है, ये बताना है यहाँ पर। सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप
प्राणी के व्यवहार में प्रमार्जन है या प्रवर्तन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी है ये बताना है यहाँ पर। ए वाटसन ने, बी मॉर्गन और ग्रीलैंड ने, सी क्रॉनबेक ने, डी ब्रुवर्थ ने। देखिए जो ये परिभाषा दी है, सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में प्रमार्जन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। ये कथन कहा था मेरे प्यारे साथियों मॉर्गन और ग्रीलैंड ने। किसने कहा था? मॉर्गन और ग्रीलैंड ने कहा था। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन आता है, व्यक्ति अपने जन्म के समय से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यह विषय किससे संबंधित है? यहाँ व्यक्ति का जब जन्म होता है तब से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है। यह किससे संबंधित होगा? अधगम से, प्रयोग से, कर्तव्य से, व्यक्तित्व से। सीखना क्या कहलाता है? अधगम कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अधगम किससे संबंधित होगा? अधगम से। 8वां क्वेश्चन आता है, बालक के अनुकूल दशा होने पर अधगम की क्रिया हो जाती है। यानी जब बालक के अनुकूल दशा मिलती है, परिस्थितियाँ मिलती हैं, तो अधगम कैसा होता है? समान रूप से, निश्चित, निर्बल, सबल और प्रभावयुक्त या प्रभावशाली। देखिए बालक के ये अधगम के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं, तो बालक का जो अधगम की क्रिया है वो सबल और प्रभावी हो जाती है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, उसके आधार पर आंसर दें। तो देखिए अगला क्वेश्चन आता है, अधगम की प्रभावशाली विधि है, यानी अधगम की सबसे अधिक प्रभावशाली विधि या सीखने की सबसे अधिक प्रभावशाली विधि कौन सी है? यहाँ पर ये बताना है। करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो अधगम की प्रभावशाली विधियाँ हैं, करके सीखना यानी बालक जब स्वयं करके सीखता है उसको भी अधगम स्थायी होता है। निरीक्षण करके सीखता है, किसी का निरीक्षण करता है तो उसको भी अधगम प्रभावशाली होता है। और सी परीक्षण करके सीखेगा, जब व्यक्ति स्वयं प्रयोग करता है या परीक्षण करता है तो वो भी अधगम प्रभावशाली होता है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी विधियाँ अधगम की प्रभावशाली विधियाँ मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधगम है ये बताना है, सार्वभौमिक है, वस्तु है, पुस्तक है या लालच है। तो देखिए अधगम ना तो लालच है, ना पुस्तक है, ना कोई वस्तु है, बल्कि अधगम कैसा होता है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधगम कैसी प्रक्रिया है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। ए वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि अधगम लगातार लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक ने अधगम के गौड़ नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक ने अधगम के गौड़ नियम दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं ये बताना है। बहुप्रतिक्रिया का नियम सही है, अभिवृद्धि का नियम ये भी सही है, सी आत्मीकरण का नियम ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि अधगम के जो थॉर्नडाइक ने नियम दिए वो कितने नियम दिए थे? 5 नियम दिए थे। कितने नियम बताए थे? 5 गौड़ नियम थे और 3 मुख्य नियम थे। गौड़ नियम में बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभिवृद्धि या मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित प्रक्रिया का नियम, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास, प्रभाव और उपयोग का नियम, ये 3 नियम मुख्य नियमों के अंतर्गत आते हैं थॉर्नडाइक के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना। यहीं पर समझ लो, तत्परता या किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है, यह किस नियम से संबंधित है? यानी ये कौन से नियम से संबंधित है ये बताना है यहाँ पर। तत्परता के नियम से, निकटता के नियम से, आत्मीकरण के नियम से, उपयोग के नियम से। तो देखिए यहाँ पर कौन सा होगा? तत्परता या तैयार होना। तो कौन सा नियम हो जाएगा? थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए मुख्य नियमों में तत्परता का जो नियम है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 13वां क्वेश्चन आता है, एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया
से संबंध स्थापित होना, यानी एक उद्दीपक का एक प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, यह सिद्धांत है। यही संबंधवाद का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होता है ये? संबंधवाद का सिद्धांत या संबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ये किसने दिया था ये बता देना यहाँ पर, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने, हावेल ने, मॉन्टेसरी ने। देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, संबंधवाद का सिद्धांत, उसके अंतर्गत ये आता है। बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। एक विशिष्ट उद्दीपक के प्रति एक विशिष्ट प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित होना थॉर्नडाइक के संबंधवाद के सिद्धांत या एसआर बॉन्ड सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 14वां क्वेश्चन है, सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह किसने कहा था? ये सीखना क्या है? संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी ये बताना है यहाँ पर। तो देखिए ये परिभाषा किसने दी है? भाटिया ने, थॉर्नडाइक ने, डगलस ने या लॉक ने? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो संबंधवाद का सिद्धांत, यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक हो जाएगा। बी वाला आंसर करेक्ट होगा। 15वां क्वेश्चन आता है, थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए किस पर प्रयोग किए थे? थॉर्नडाइक ने जो सीखने का सिद्धांत दिया था वो किस पर प्रयोग किए? उसने भूखी बिल्ली पर, मानव पर, बंदर पर या लोमड़ी पर? तो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था मेरे प्यारे साथियों? भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है, उस भूखी बिल्ली को उसने एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसके अंदर ये लीवर या खटका था और उसके बाहर भोजन रखा। बिल्ली का जैसे ही पैर पड़ता उस खटके पर तो भोजन का जो टुकड़ा है वो पिंजरे के अंदर आ जाता था। ये इस प्रकार का प्रयोग था थॉर्नडाइक का। तो उन्होंने भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट है। ये 16वां क्वेश्चन, शारीरिक थकान में आते हैं। यही व्यक्ति की जो शारीरिक थकान आती है उसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं जमाई लेना, आसन बदलना यानी बैठने की स्थिति को बदलना, झपकी लेना, उपरोक्त सभी। देखिए ये सभी शारीरिक थकान के लक्षण मान लिए जाते हैं। डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, बालक में सीखते समय थकान उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं। यानी जब बालक सीख रहा होता है तो उस समय थकान उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा होगा? दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, सही है, यहाँ पर ये भी होगा। दोषपूर्ण शिक्षण विधियाँ, ये भी थकान उत्पन्न करेंगी। प्रकाश की कम मात्रा भी बच्चों में थकान उत्पन्न करती है। यानी पढ़ने के लिए जब बालक सीख रहा है तो उसके लिए उचित प्रकाश भी की मात्रा भी नहीं मिलती है तो भी बालक उबने लगता है, थकान महसूस करने लगता है। डी वाला आंसर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट होने वाला है क्योंकि ये सभी थकान के लक्षण हैं। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन आता है, सीखने को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। यह सीखने को जो प्रभावित करते हैं मनोवैज्ञानिक कारक आते हैं। प्रेरणा आती है, रुचि आती है, बुद्धि आती है, उपरोक्त सभी। तो देखिए सीखने को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में प्रेरणा, रुचि और बुद्धि, ये सभी आ जाते हैं। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 18वां क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन आता है हमारा, बालक में थकान उत्पन्न होते ही शिक्षक को चाहिए कि वह बालक में क्या करे? आत्मविश्वास व सुरक्षा का भाव पैदा करे, दंड दे, बैठाए रखे या पुस्तकालय में ले जाए। बालक में थकान उत्पन्न होते ही शिक्षक को चाहिए कि वह बालक में आत्मविश्वास और सुरक्षा का भाव उत्पन्न करे। तो ये वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति है, प्रवर्तन है, आदत है, पुनरावृत्ति है या कार्य है? स्मृति याद करना क्या होता है यहाँ पर ये बताना आंसर। प्रवर्तन गलत, आदत ये भी नहीं होगा, कार्य भी नहीं होगा, पुनरावृत्ति यानी किसी चीज़ को दोहराना
यानी कोई भी चीज़ सीखी हुई है उसको बार बार दोहराना। तो स्मृति क्या हो जाएगी यहाँ पर, सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्मृति क्या है, पुनरावृत्ति है। 21वां क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार हैं। यानी अधिगम स्थानांतरण, अधिगम का स्थानांतरण होता है, सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, दोनों, कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, अधिगम मीन्स जो सीखना है उसका स्थानांतरण सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी। तो डी व सी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, दोनों। बाईसवां क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत आते हैं उनमें कौन कौन से शामिल हैं ये बताना है यहाँ पर। मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो देखिए अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत में मानसिक शक्तियों का सिद्धांत भी आता है, समान तत्व का सिद्धांत भी है, विशिष्ट तत्व सिद्धांत भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ का डी वाला आंसर यहाँ पर राइट होने वाला है। 30वां क्वेश्चन आता है, अधिगम स्थानांतरण किस दशा में होता है। यह अधिगम का जो स्थानांतरण है एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरण होना कौन सी दिशा में होगा, कौन सी दशा है ये बताना है यहाँ पर। जब व्यक्ति की इच्छा होगी, शैक्षिक क्षमता होगी, सामान्य बुद्धि होगी, या उपरोक्त सभी। तो अधिगम का स्थानांतरण व्यक्ति की इच्छा से होता है, व्यक्ति की शैक्षिक क्षमता से भी होता है और सामान्य बुद्धि के आधार पर भी होता है। तो डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, 24वां क्वेश्चन आता है हमारा, प्रेरणा में किसका बोध होता है। यानी जब व्यक्ति के अंदर प्रेरणा होती है, व्यक्ति प्रेरित होता है, तो किसका बोध होगा, किसी कार्य को करने का, मानसिक संताप का, पश्चाताप का, या रोगों का। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट करके देना है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कि प्रेरणा में किसका बोध होता है, किसी कार्य को करने का होगा, मानसिक संताप का होगा, या पश्चाताप का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतरिक उत्तेजना का अर्थ है, मनोविज्ञान में लिया गया है। आंतरिक उत्तेजना स्मरण शक्ति, प्रेरणा, विधि या सिद्धांत। तो आंतरिक उत्तेजना का क्या अर्थ मनोविज्ञान में लिया जाता है। आंतरिक उत्तेजना यानी व्यक्ति अंदर से क्या होता है, उत्तेजित होता है या प्रेरित होता है। तो बी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रेरणा। देखिए अगला क्वेश्चन आता है, मापन में किया जाता है। यही जब मापन किया जा रहा है तो क्या किया जाएगा मापन में, ये बताना है यहाँ पर। उपलब्धियों का मापन किया जाता है, उपकरणों का उपयोग किया जाता है, मापन और परिणाम की व्याख्या की जाती है, उपरोक्त सभी। तो मापन के अंतर्गत उपलब्धियों का मापन भी होगा, उपकरणों का उपयोग भी होगा, मापन की व्याख्या, मापन परिणाम की व्याख्या भी की जाती है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा साथियों, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। सत्ताईसवां क्वेश्चन है, मापन के क्षेत्र हैं। यानी मापन किन क्षेत्रों में किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों में भी किया जाता है, उपलब्धि परीक्षण में मापन किया जाता है, व्यक्ति की अक्षमता का मापन भी किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी वाला आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी यहाँ पर सही आ जाते हैं। 28वां क्वेश्चन है, पाठ योजना की किस प्रणाली में अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर बल दिया जाता है। ये पाठ योजना की ऐसी कौन सी प्रणाली है जिसमें अधिगम का मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है उस पर बल दिया जाएगा। AMT ग्लेबर प्रणाली, हर्बर्ट प्रणाली, मॉरिसन प्रणाली, BS ब्लूम प्रणाली। पाठ योजना की किस प्रणाली में अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर बल दिया जाता है। अधिगम का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पूछ रहा है तो वो कौन सी प्रणाली है, BS ब्लूम प्रणाली।
डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्लूम ने मूल्यांकन का सिद्धांत दिया था। बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन के लिए जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और ब्लूप्रिंट के बारे में इसने बताया था। 9वां क्वेश्चन आता है, अवक्रमित अधिगम में शाखीय फ्रेम निर्माण किसने विकसित किया? अविक्रमित अधिगम में शाखीय अनुदेशन या शाखीय फ्रेम का निर्माण किसने किया था? क्राउडन ने, जेके शॉब ने, क्लार्क ने, क्लास मेयर ने। देखिए, अविक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? नॉर्मन क्राउडन ने दिया था। किसने दिया था? नॉर्मन क्राउडन ने दिया था। तो इन्होंने ही शाखीय फ्रेम का निर्माण किया था। ए वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, नॉर्मन ए क्राउडर। शाखीय फ्रेम यानी एक जो सीखने का जो विधि है उसमें शाखीय छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके किसी वस्तु को प्रस्तुत करना वाला के समझ। इससे क्या है, अधिगम सरल और शीघ्र गति से हो जाता है। एक फ्रेम के बाद व्यक्ति दूसरे फ्रेम पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है, यानी किस क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है? परीक्षा से संबंधित समस्याओं में, विद्यालय प्रशासन से संबंधित समस्याओं में, बालक व्यवहार से संबंधित समस्याएं, उपरोक्त सभी। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत क्षेत्र में आएगा, अच्छा संबंधित समस्याएं भी आएंगी, विद्यालय प्रशासन से संबंधित समस्याएं भी आती हैं, बालक व्यवहार से संबंधित समस्याएं भी आती हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर जो आंसर है वो इसका होने वाला है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला आंसर। यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।